जी नमस्कार साथियों। गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें रहेगा हमारा सर्वनाम। और सर्वनाम के पहले कुछ बेसिक प्रश्न आज हम लेंगे, जिसमें ये बनता है सर्व और नाम से मिलकर बना शब्द है सर्वनाम। दूसरा, सर्व का अर्थ सभी तथा नाम का अर्थ संज्ञा। तीसरा, जो सभी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हो वो क्या कहलाते हैं? सर्वनाम। फोर्थ, सर्वनाम भी संज्ञा की तरह विकारी शब्द होते हैं। विकारी शब्द वो होते हैं। सर्वनाम संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकने तथा वाक्य में सौंदर्यता लाने का काम करते हैं। 6, सर्वनाम का अपना कोई लिंग नहीं होता, बल्कि इनके लिंग का निर्धारण क्रियापद से किया जाता है। इनके लिंग का निर्धारण क्रियापद से किया जाता है। ये कुछ स्टेटमेंट हैं सर्वनाम से संबंधित। कई बार आपको ये ध्यान रखना है, वो 4 स्टेटमेंट देगा और पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वनाम से संबंधित है, कौन सा सर्वनाम से संबंधित नहीं है, और वो इसी तरह की स्टेटमेंट होगी। ये आपको ध्यान रखना है। इनके एग्जाम्पलों के साथ हम इनको समझाने की कोशिश करेंगे। पहले आप इन सभी स्टेटमेंट पे थोड़ा सा फोकस कीजिए। अगर मेरी आवाज आप तक क्लियर पहुंच रही है और बोर्ड पे लिखा हुआ सब कुछ आपको क्लियर दिखाई दे रहा है, तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए। यहां तक अगर क्लियर हैं तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए। जी जी, थैंक यू। आगे, सेवन, सर्वनाम के मूल भेद सर्वनाम
दो तरह के होते हैं। सर्वनाम दो तरह के होते हैं। एक होते हैं मूल सर्वनाम और दूसरे होते हैं यौगिक सर्वनाम। मूल सर्वनाम और यौगिक सर्वनाम। मूल सर्वनाम में जो हम प्रयोग करते हैं वो मैं, तू, आप, यह, वह, यह, वह, कोई, कुछ, कोई, कुछ, क्या, कौन, जो और तो, ये आपके मूल सर्वनाम होते हैं। मूल सर्वनाम में कारक चिन्ह, मूल सर्वनाम में कारक चिन्ह अर्थात परसर्ग लगाकर यौगिक सर्वनाम बनाए जाते हैं। यौगिक सर्वनाम बनाए जाते हैं। जैसे हमने यहाँ पे शब्द ले लिया मैं। अब इसमें से क्या बनेगा? मैंने, मुझे, मुझको, मुझसे, मुझ पर, मुझ पे। ऐसे ही यहाँ हमने तू ले लिया और तू से बनाया तुम, तुम्हें, तुझको, तुझे, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हें, तुम पर, तुझको। ऐसे ही हमने यहाँ ले लिया एक आप सर्वनाम। अब आप जो हैं इससे बनाएंगे आपने, आपको, आपसे, आपके लिए, आपका, आपकी, आपके, आप पे, आप पर, आप में। ये सारे क्या बन गए? यौगिक सर्वनाम। क्लियर?
मूल सर्वनामों में हम परसर्ग कारक चिन्ह लगाकर क्या बनाते हैं, यौगिक सर्वनाम। तो ये आपको ध्यान रखना है कि यहां पर बहुत सारे यौगिक सर्वनाम कारक चिन्हों का प्रयोग करके हम बना सकते हैं। सेंटेंसों में हम दोनों का ही प्रयोग करेंगे, मूल सर्वनाम का भी और यौगिक सर्वनाम का भी। सेंटेंस में इन दोनों का ही प्रयोग होगा, मूल सर्वनाम का भी और यौगिक सर्वनाम का। इसके बाद 8वां जो स्टेटमेंट यहां पे आपसे पूछा जाएगा वो है ये वाला, मूल सर्वनाम की कुल संख्या, मूल सर्वनाम की कुल संख्या 11 होती है। मूल सर्वनाम की कुल संख्या कितनी होती है, 11 होती है। दूसरा, सर्वनाम के भेद 6 होते हैं। 10वां, पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम के प्रकार 3 होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के प्रकार कितने होते हैं, 3 होते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। स्टार्टिंग से चलते हैं। सर्व और नाम से मिलकर बना शब्द क्या है आपका, सर्वनाम है। सर्व यहाँ एक निपात है जिसको हम अविकारी शब्द भी कहते हैं, अव्यय कहते हैं, जिसका हिंदी में मीनिंग होता है सभी। तो सर्व का अर्थ क्या होता है, सभी। नाम का प्रयोग हम संज्ञा के लिए करते हैं, जो सभी संज्ञाओं के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, सर्वनाम। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहां सेंटेंस ले लूं, राम स्कूल जाता है, इसके स्थान पर मैं यहां ये भी कह सकता हूं कि वह स्कूल जाता है। तो यहां पर राम के स्थान पर वह का प्रयोग, ये क्या है, सर्वनाम है, क्योंकि राम संज्ञा है, संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग। तो जो सभी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं वो क्या कहलाते हैं, सर्वनाम। सर्वनाम भी संज्ञा की तरह विकारी शब्द होते हैं। ये भी लिंग वचन काल कारक में बदल जाता है, जैसे आपने अभी यहाँ परिवर्तित किए हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपने लिया आपका, आपकी, आपके, तो बदल रहे हैं लिंग वचन में, जैसे संज्ञा बदल जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान, लड़का का लड़की, लड़के बन जाता है। ऐसे ही सर्वनाम भी लिंग वचन काल कारक में परिवर्तित होते हैं, तभी ये हमारे यौगिक सर्वनाम बने। तो ये भी किसके अंदर आएंगे, विकारी। विकारी सब 4 प्रकार के होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ये चारों ही लिंग वचन काल कारक में परिवर्तित होते हैं। इनके लिए विकारी शब्द का हम प्रयोग करते हैं। सर्वनाम संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकने तथा वाक्य में सौंदर्यता लाने का काम करते हैं। इनका जो प्रयोग करते हैं हम, एक तो संज्ञा को बार बार रिपीट होने से बचाने के लिए, और दूसरा वाक्य में, सेंटेंस में सुंदरता बढ़ाने के लिए सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। अलंकार और सर्वनाम 2 कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जिनका प्रयोग केवल हम कथनों में सौंदर्यता बढ़ाने के लिए ही, वाक्यों की सौंदर्यता बढ़ाने के लिए हम इन दोनों का प्रयोग करते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे सेंटेंस प्रयोग करूं कि महात्मा गांधी का जन्म पोरबंदर गुजरात में हुआ था, महात्मा गांधी की प्रारंभिक शिक्षा गांव में हुई, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे, महात्मा गांधी ने 1920 में असहयोग आंदोलन चलाया, महात्मा गांधी ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चलाकर देश को आजादी दिलाई। तो मैंने हर सेंटेंस में बार बार महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी शब्द का प्रयोग किया, लेकिन ये बार बार जो संज्ञा रिपीट हो रही थी, इससे वाक्य में सौंदर्यता नहीं आई है। क्योंकि संज्ञा को जितनी बार आप रिपीट करोगे, संज्ञा की पुनरावृत्ति आप जितनी बार करोगे, उतना ही वो व्याकरण के हिसाब से और भाषा विज्ञान दोनों के हिसाब से ही गलत माना जाता है। जब हम पहले सेंटेंस में ये प्रयोग कर चुके थे कि महात्मा गांधी का जन्म पोरबंदर गुजरात में हुआ,
तो इसके बाद हमें यहाँ प्रयोग करना चाहिए कि इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव में हुई, तो फिर हमने इनकी प्रयोग कर लिया। ठीक है, ये दक्षिणी अफ्रीका से भारत वापस लौटे। इन्होंने 1920 में असहयोग आंदोलन चलाया। इनके द्वारा 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चला के देश को आजादी दिलाई गई। तो पहले सेंटेंस में हमने महात्मा गांधी का प्रयोग किया। महात्मा गांधी का जन्म पोरबंदर गुजरात में हुआ, फिर इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव में हुई। ये दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे। इन्होंने 1920 में असहयोग आंदोलन चलाया, फिर इनके द्वारा 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चला के देश को आजादी दिलाई गई। तो बार बार महात्मा गांधी शब्द का प्रयोग न करके पहले सेंटेंस में महात्मा गांधी का प्रयोग करने के बाद जो हम इनकी, ये, इन्होंने और इनके द्वारा प्रयोग कर रहे हैं, इससे ये फायदा हुआ कि वाक्य में सौंदर्यता आ गई। क्योंकि बार बार अगर आप किसी का नाम लेके उसको बुलाओगे तो अच्छा नहीं माना जाता है, अच्छा नहीं लगता। और अपने से बड़ों का तो नाम ही नहीं लेना होता, वो तो गलत माना जाता है। तो इसीलिए आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर हम डायरेक्ट सर्वनाम का प्रयोग उनके लिए कर रहे हैं, जैसे मैं आपके लिए आपका प्रयोग करूं, ठीक है, तो वो अच्छा माना जाता है नाम ना लेके भी। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि बार बार हमें संज्ञा को रिपीट नहीं करना होता, संज्ञा के स्थान पे हमें सर्वनाम का प्रयोग करके वाक्य की सुंदरता को बढ़ाना होता है। लोकसभा इलेक्शन के दौरान ये बोला गया मोदी चोर है, मोदी चोर है, मोदी चोर है। तो वहां पर्टिकुलर मोदी शब्द एक संज्ञा शब्द था, और उस संज्ञा शब्द का इस्तेमाल होने पर, प्रयोग होने पर जो बुद्धिजीवी पढ़े लिखे लोग थे उन्होंने सोचा कि इनके पास इसकी बुराई करने के अलावा कोई काम नहीं है। क्योंकि जब भी आपको किसी की बुराई करनी है, किसी में कमी निकालनी है, तो नाम लेके नहीं करोगे। एक सास बेशक अनपढ़ हो तो वो भी अपनी बहू के घर वालों की बुराई उनका नाम लेके कभी नहीं करेंगे। इनके यहाँ तो, इन्हें तो, वो भी सर्वनाम का प्रयोग करती है। और बहू पढ़ी लिखे होगे भी डायरेक्ट नाम लेती है, नाम लेती है, इसलिए हर बार गलती उसी की साबित होती है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि दूसरे में कमी दिखानी हो या बुराई आपको करनी हो, वहां कभी भी नाम नहीं लिया जाता है। आप बेशक पब्लिक चाहिए, आप गवर्नमेंट सेक्टर में हो, प्राइवेट सेक्टर में हो, आप घर पे हो या किसी रिश्तेदार पे बैठे हो, तो कभी भी नाम लेके बुराई नहीं होगी। समझने वाले अपने आप समझ जाते हैं, आपको बताने की जरूरत नहीं है। तो ये जो बार बार ये कहा गया लोकसभा इलेक्शन के दौरान मोदी चोर है, मोदी चोर है, तो जो बुद्धिजीवी पढ़ा लिखा है बाकी जो लोग थे उन्होंने वास्तव, हालांकि हो सकता है उन्होंने भ्रष्टाचार किया हो और वो उस बात को कहते, लेकिन नाम लेके नहीं कहते, इनडायरेक्टली कहते, तो उसका असर ज्यादा होता। दूसरी साइड से क्या कहा गया इसके अगेंस्ट में, मोदी चोर है कि इन्होंने 60 साल तक शासन किया, इन्होंने 60 साल तक शासन किया। तो ये जो इन्होंने शब्द था ये पब्लिक ने अपने आप समझा कि 60 साल तक शासन इस देश पे किसका रहा। तो यहां इन्होंने का अर्थ क्या था, कांग्रेस। तो राहुल गांधी का, सोनिया गांधी का, प्रियंका गांधी का, राजीव गांधी का, इंदिरा गांधी का, जवाहरलाल नेहरू का नाम लिए बिना इन्होंने शब्द का प्रयोग किया और पब्लिक ने अपने आप समझा। तो ये जितने भी इलेक्शन लड़े जाते हैं, आंदोलन, क्रांतियां जो आती है, इसमें लैंग्वेज का एक बहुत बड़ा रोल होता है। और लैंग्वेज के अंतर्गत भी जो स्लोगन लिखे जाते हैं, जो नारे घड़े जाते हैं, वही हवा एक तरफ कर देते हैं। अभी लोकसभा इलेक्शन आएगा तो आपको देखना कि कुछ ही 2-4 सेंटेंस होंगे जिनके केंद्र पर पूरा का पूरा जो है आपका चुनाव है वो केंद्रित हो जाएगा। बहुत सारे मुद्दे हैं इस देश में, 100 से ज्यादा मुद्दे हैं जो विपक्षी पार्टियों के लिए भी है और पक्ष वालों के लिए भी, जिन पे वो इलेक्शन लड़ सकते हैं। लेकिन लास्ट मोमेंट में पूरी की पूरी कैंपेन और इसके साथ सारा फोकस कुछ चुनिंदा सेंटेंस पे रह जाएगा, शब्दों पे रह जाएगा, और वही शब्द अपने आप में एक बड़ा काम कर जाते हैं। आपको ध्यान रखना है कि यूपी के अंदर भी तमाम तरह के स्लोगन आए और उन्होंने अपना असर किया। एक बार बसपा की साइड से कहा गया तिलक तराजू और तलवार, जूते मारो इनको 4, उसका भी अपना असर था पब्लिक में। फिर कहा हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। तो जब तिलक तराजू तलवार नहीं चल पाई और वो जो जूते मारो इनको 4, तो सत्ता से जाना पड़ा। फिर लगा कि इनके बिना तो सरकार बनेगी नहीं। फिर एक नया स्लोगन आया, ठीक है, हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। तो कहने का मतलब यह है, राजनीतिक पार्टी अपना अपना फायदा करने के लिए
तमाम तरह के जो स्लोगन वो घड़ते हैं, उनमें इन सर्वनामों का, अलंकारों का भरपूर मात्रा में प्रयोग होता है, क्योंकि ये वाक्य की सुंदरता को बढ़ाने का काम करते हैं, दूसरे के ऊपर प्रभाव डालने का काम करते हैं। इसलिए जब भी किसी की बुराई करनी हो, कमी निकालनी हो, चाहे आपसे छोटा हो, आपसे बड़ा हो, कभी भी उसका नाम नहीं लेना होता। तो आप नाम लेके, चाहे घर वालों के सामने हो, चाहे बाहर वालों के, नाम लेके, छोटे बच्चे कर सकते हैं, 4 साल, 5 साल, 6 साल का बच्चा नाम लेके कर लेगा। जैसे मेरा बेटा बेटी की बुराई करता है, पापा ये आपका पैसा वेस्ट करती है। मैं कैसे? ये कैंटीन में से जाके कुछ 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 खरीदती रहती है। अब कुछ कुछ में क्या है, चिप्स है, वो मिलेंगे नहीं वहां पे, क्योंकि स्कूल की कैंटीन है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि वो जो नाम लेके कर रहा है वो इसलिए कर रहा है कि उसको नहीं मिलती इजाजत कि आप कैंटीन में जाओ, क्योंकि छोटी क्लास के बच्चे कैंटीन में जा नहीं सकते, बड़ी वाले में जा सकते हैं। तो वो जो छोटा बच्चा अपनी दीदी की जो कर रहा है कंप्लेन, उसमें वो उसका नाम ले सकता है, दीदी कह सकता है। ठीक है, तो वहां उससे बड़ा अगर कोई करेगा तो वो आपका अवगुण दोष माना जाएगा। अगर आप मैच्योर पर्सन हो, 15-20 साल के व्यक्ति हो, तो उस समय आप नाम लेके बुराई कर रहे हो, तो दूसरे की बेशक आपने बुराई कर दी हो, लेकिन आपका जो वो है वो अवगुण माना जाएगा। इसीलिए आपको ये ध्यान रखना है, जब भी सेंटेंस के माध्यम से अनुच्छेद का निर्माण करने को आता है, वो क्या करेगा, सेंटेंस देगा 4, पहला सेंटेंस सेम रखेगा, छठा सेंटेंस सेम रखेगा, 4 जो बीच के सेंटेंस हैं उनका सीक्वेंस चेंज कर देगा। और जब उसका सीक्वेंस वो चेंज करेगा तो आपको यही कंडीशन वहां अप्लाई करनी होती है उसको अनुच्छेद निर्माण में। सर्वनाम संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकते हैं, सौंदर्यता बढ़ाते हैं, तो फिर आपको देखना पड़ेगा कि हमने यहाँ सर्वनाम का प्रयोग किस संज्ञा के स्थान पे किया। तो जिसको सर्वनाम और संज्ञा के बीच के अंतर का नहीं पता, वो कभी भी सेंटेंस के माध्यम से अनुच्छेद का निर्माण नहीं कर पाता है, क्योंकि वो सेंटेंस को तोड़ के देता है, अलग अलग करके देता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो इसीलिए इन सभी स्टेटमेंट की वहां आवश्यकता होगी। इसके बाद है, सर्वनाम का अपना कोई लिंग नहीं होता, बल्कि इनके लिंग का निर्धारण क्रियापद से होता है। लिंग का निर्धारण किससे होता है? क्रियापद से। राम स्कूल जाता है, तो राम के स्थान पे वह प्रयोग कर लिया, वह स्कूल जाता है। तो ये जाता है हमें बता देगा कि यहां पर ये जो वह है ये पुल्लिंग है, लेकिन वह स्कूल जाती है अगर मैं कर लूं तो ये वह स्त्रीलिंग हो गया। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये हुआ कि हम वह का प्रयोग पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में समान रूप से करते हैं, क्योंकि सर्वनाम का अपना कोई लिंग नहीं होता है, बल्कि इनके लिंग का निर्धारण किससे होगा? क्रिया से होगा। वह स्कूल जाता है तो वह पुल्लिंग है, और वह स्कूल जाती है तो उस कंडीशन में वह स्त्रीलिंग है। मैं घर जाना चाहता हूं और मैं फिल्म देखना चाहती हूं, तो ये चाहता हूं, चाहती हूं हमें बताएगा कि मैं का प्रयोग कब हमने पुल्लिंग में किया और मैं का प्रयोग हमने कब स्त्रीलिंग में किया। इसीलिए नाम का अपना कोई लिंग नहीं होता, बल्कि इनके लिंग का निर्धारण क्रियापद से होता है। सर्वनाम 2 तरह के होते हैं, एक मूल सर्वनाम है और एक यौगिक सर्वनाम है। मूल सर्वनाम की संख्या 11 होती है, ये आपको ध्यान रखना है। कितने होते हैं? 11। यौगिक सर्वनाम वे होते हैं जो हम मूल सर्वनाम में कारक चिन्ह प्रसर्ग लगा के बनाते हैं। सर्वनाम की कुल संख्या हो गई आपकी 11, सर्वनाम के भेद हो गए 6, और पुरुषवाचक जो सर्वनाम है वो हो गया आपका 3 प्रकार का। अब इनके बारे में चर्चा करेंगे कि आखिरकार ये जो सर्वनाम के भेद हैं इनके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। एक भेद है हमारा सर्वनाम के भेद, और ये भेद कितने हैं? 6। सर्वनाम के 6 भेद। इनमें से एक भेद है हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या है पुरुषवाचक सर्वनाम? दूसरा है निजवाचक सर्वनाम।
तीसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम। फोर्थ है अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। फिफ्थ है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम। सिक्स है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम। तो इनमें पुरुषवाचक जो सर्वनाम है में तो आप, यह और वह, इनका हम प्रयोग करते हैं। निजवाचक में आप का प्रयोग जब स्वयं, स्वतः, खुद, खुद अपने आप, स्वयं, स्वतः, खुद अपने आप की सेंस में हूं। निश्चयवाचक यह निकट के लिए और वह दूर के लिए प्रयोग होती है। ये आपको ध्यान रखना है। अनिश्चयवाचक कोई, एक वचन, कई, बहुवचन और कुछ का प्रयोग करते हैं। प्रश्नवाचक क्या, निर्जीव के लिए और कौन, कौन का प्रयोग सजीव के लिए करते हैं। संबंधवाचक जो और सो, तो का प्रयोग हम आज के टाइम में वह के लिए करें। तो वो आपसे पूछेगा, इनको देके इनमें से कोई एक ले लेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल उसने कहा कि कोई बताइए किस प्रकार का सर्वनाम है, तो इनमें से चार ऑप्शन आपको मिलेंगे। तो यहाँ पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, राइट आंसर हो गया कोई अनिश्चयवाचक है। फिर आपसे कहेगा कि निम्नलिखित में से प्रश्नवाचक सर्वनाम बताइए, चार ऑप्शन होंगे, जो, क्या, कोई और यह है। तो राइट आंसर है क्या, आपका क्या कहलाया यहाँ पे, प्रश्नवाचक सर्वनाम। मतलब इनको देके इनको पूछा जा सकता है, इनको देके इनको पूछा जा सकता है। इसके बाद सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। संज्ञा की तरह इसमें 3 और 5 का कोई चक्कर नहीं है, क्योंकि उसमें संज्ञा के मूल भेद 3 और कुल भेद 5 होते हैं। क्योंकि हम समूहवाची, द्रव्यवाची संज्ञा को जब अलग मानते हैं तो संज्ञा के 5 भेद हो जाते हैं। जब समूह और द्रव्यवाची को हम जातिवाचक के अंदर मानते हैं तो मूल भेद 3 हो जाते हैं।
यहां आपको ये ध्यान रखना है। फिर आपसे पूछा जाएगा कि निकटता को बताने के लिए, समीपता को बताने के लिए निम्नलिखित में से किस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। तो आप कहोगे निकट या निकटता को बताने के लिए निश्चयवाची सर्वनाम का प्रयोग होता है। और वो कौन सा सर्वनाम होता है? यह किसी वस्तु व्यक्ति की दूरी को बताने के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग होगा? तो आप कहोगे निश्चयवाचक का। और निश्चयवाचक में भी कौन सा सर्वनाम? आप कहोगे वह। स्वयं, स्वतः, खुद, ये अपने आप में निपात है हिंदी के। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये इन निपातों का प्रयोग जब आपकी सेंस में होता है तो वे सारे के सारे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ये स्टेटमेंट पूछी जाएगी आपसे कि स्वतः, स्वयं, खुद की सेंस में किस सर्वनाम का प्रयोग होगा? तो राइट आंसर है आप। इसके बाद में एक वचन के लिए निम्नलिखित में से किस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है? 4 ऑप्शंस दे देगा आपको, मैं, आप, यह और कोई। राइट आंसर हो गया कोई। बहुवचन के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग होगा? तो आप कहोगे कहीं का। निर्जीव व्यक्ति वस्तु पदार्थ के लिए किसका प्रयोग होगा? तो आप कहोगे क्या। और सजीव व्यक्ति वस्तु पदार्थ के लिए किसका प्रयोग होगा? आप कहोगे कौन। तो ये आपके दूसरी तरह के क्वेश्चन थे जो सर्वनाम से पूछे जाते हैं। इसके अलावा यहां से जो पूछा जाएगा वो ये पूछा जाएगा कि वह का प्रयोग जो हम यहां कर रहे हैं, वह का प्रयोग हमने यहां भी किया है, और वह यहां भी है, और वह यहां भी है। तो ये वह पुरुषवाचक भी हो गया, वह निश्चयवाचक भी हो गया, और वह संबंधवाचक भी। लेकिन ऐसा क्यों और इसके किस तरह के यहां से प्रश्न पूछे जाएंगे? जब वह का प्रयोग थर्ड पर्सन के लिए किया जाता है, किसी तीसरे के लिए किया जाता है, तो उस कंडीशन में वह पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। और जब वह का प्रयोग किसी वस्तु की दूरी को बताने के लिए, उस वस्तु की निश्चितता का ज्ञान कराने के लिए किया जाए, तो वह निश्चयवाचक कहलाता है। और जब वह का प्रयोग किसी के साथ संबंध को बताने के लिए किया जाए, तो संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। तो क्या कहलाता है? संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहां पर वह का प्रयोग जब थर्ड पर्सन के लिए होगा, किसी तीसरे के लिए होगा, तो पुरुषवाचक होगा। वह का प्रयोग जब किसी वस्तु की निश्चितता का ज्ञान करने के लिए होगा कि यह वस्तु फला है, तो वह निश्चयवाचक कहलाएगा। और जब वह का प्रयोग किसी के साथ संबंध को बताने के लिए होगा, तो वो कहलाएगा संबंधवाचक सर्वनाम। कैसे? यही एक बड़ा लॉजिक है। यहां पर वह स्कूल जाएगा, वह विलायती चूहा है, जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा। जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा। वह घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है। वह घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है। अब ये 4 सेंटेंस हैं। इन चारों में वह की जो भूमिका है उसको देखो क्या है। वह स्कूल जाएगा, मेरे और आपके बीच में बात हो रही है किसी थर्ड पर्सन के लिए, तीसरे के लिए। तो उस कंडीशन में ये वह क्या कहलाएगा? पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या कहलाएगा? पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाएगा। वह विलायती चूहा है, तो यहां पर एक तो वो चूहा है, इसकी निश्चितता का ज्ञान हो रहा है, और वो भी क्या है? विलायती है। तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम। ये क्या कहलाएगा? ये निश्चयवाचक सर्वनाम। जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा। तो इसमें जो ये वह है, ये कहलाया यहां पे संबंधवाचक सर्वनाम। ये क्या कहलाया? संबंधवाचक
वाचक, ये संबंध वाचक सर्वनाम कहलाया। वह घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है, तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है, इसमें ये जो वह का हमने प्रयोग किया है, ये है यहाँ सार्वनामिक विशेषण। ये क्या है? सार्वनामिक विशेषण। ये वहां सर्वनाम है ही नहीं। तो ये जो वह स्कूल जाएगा, ये थर्ड पर्सन के लिए है, तो पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत हुआ। वह विलायती चूहा है, चूहे के अलावा कोई दूसरा नहीं, इसकी निश्चितता का ज्ञान हुआ, तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। और जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा, तो जो परिश्रम करेगा सफल होगा, तो वह का संबंध जो के साथ है। हम इसको ये भी कह सकते हैं, जो परिश्रम करेगा सो सफल होगा। सो के स्थान पे हमने वह का प्रयोग किया है, तो ये कहलाया संबंधवाचक सर्वनाम। और वह घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है, ये कहलाया सार्वनामिक विशेषण। तो था सब में वह ही, लेकिन यहां पर वह पुरुषवाचक है, यहां पर वह निश्चयवाचक है, यहां पर वह संबंधवाचक है, और यहां पर ये वह सार्वनामिक विशेषण का काम कर रहा है। अगर इतनी बात समझ में आ गई हो तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए। तो ये ही बड़ा लॉजिक है जो इसमें पूछा जाएगा कि वह का प्रयोग हम थर्ड पर्सन के लिए भी कर रहे हैं, निश्चयवाचक के लिए भी कर रहे हैं, और संबंध को बताने के लिए भी कर रहे हैं। ऐसे यह का प्रयोग थर्ड पर्सन के लिए भी हो रहा है, निश्चय के लिए भी हो रहा है। अगर इतनी बात क्लियर हो गई है तो सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए। आपका प्रयोग जब सेकंड पर्सन के लिए होगा तो आप पुरुषवाचक हो, और आपका प्रयोग जब सेल्फ अपने लिए, खुद के लिए होगा, स्वयं के लिए होगा, तो उस कंडीशन में आपका क्या कहलाएगा? निजवाचक सर्वनाम। क्या कहलाएगा? निजवाचक सर्वनाम। तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, उनके अंतर्गत ये आते हैं। इसके बाद है पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद। क्या है? पुरुषवाचक, 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 पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम के प्रकार। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार होते हैं। इनमें से एक पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रकार है उत्तम पुरुष। क्या है? उत्तम पुरुष। दूसरा है मध्यम पुरुष। तीसरा है अन्य पुरुष। तीसरा क्या है? अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में मैं का प्रयोग होगा, मध्यम पुरुष में तू और आप का प्रयोग होगा, और अन्य पुरुष में यह और वह का प्रयोग होगा, और इसमें हम का प्रयोग भी हम करेंगे। तो मैं जो कहलाता है वो होता है एक वचन के लिए हम मैं का प्रयोग करेंगे, और बहुवचन के लिए हम का प्रयोग करें। क्लियर? मैं एक वचन, हम बहुवचन। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और ये थर्ड पर्सन, ये आपको ध्यान रखना है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार होंगे, उत्तम, मध्यम और अन्य पुरुष। जैसे एक ही सेंटेंस में मैं तीनों को रख के समझाऊंगा, एक बार क्लियर कर लेते हैं इसको। मैंने आपको पहले ही कहा था, मैंने आपको पहले ही कहा था कि वह बीमार, मैंने आपको पहले ही कहा था कि वह बीमार
नहीं है। मैंने आपको पहले ही कहा था कि वह बीमार नहीं है। इसमें से मैंने उत्तम पुरुष है, मैंने क्या है, उत्तम पुरुष। आपको क्या है, मध्यम पुरुष है, आपको क्या है, मध्यम पुरुष है। वह क्या है, उत्तम मध्यम। वह क्या है, अन्य पुरुष, थर्ड पर्सन है। वह क्या है, अन्य पुरुष है, थर्ड पर्सन। क्लियर। उत्तम मध्यम, क्योंकि यहां पर मेरे और आपके बीच में बात हो रही है। मैंने अपने लिए किसका प्रयोग किया, उत्तम पुरुष फर्स्ट पर्सन का, आपके लिए सेकंड पर्सन मध्यम पुरुष का, और मेरे और आपके बीच में जो बात हुई किसी थर्ड पर्सन के लिए, वो क्या है यहां, वह। तो एक ही सेंटेंस में हम सारे भी प्रयोग कर सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहां पर पुरुषवाचक सर्वनाम से जो पर्सन बनेंगे, इनको देके इनको पूछा जाएगा, इनको देके इनको पूछा जाएगा, या फिर एक सेंटेंस आपको ध्यान रखना देगा और पूछेगा कि इनमें से बताइए कौन सा पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चय, निश्चय, पर्सन या संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। तो कल हम इसके बहुत सारे एग्जाम्पल लेंगे और उस एग्जाम्पल के माध्यम से हम इसे पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। अगर इतनी चीजें ये सब आपको क्लियर हो गई हो तो आप एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए। अगर यहां तक ये चीजें क्लियर हो गई हो तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए। लॉजिक आपको ध्यान रखना है। जब आपका प्रयोग सेकंड पर्सन के लिए हो, मैं आपसे पूछूं कि आप कहां रहते हो, तो मैंने आपका प्रयोग सेकंड पर्सन के लिए किया। और जब आपका प्रयोग सेकंड पर्सन मध्यम पुरुष के लिए होगा तो पुरुषवाचक कहलाएगा। और जब मैं कह रहा हूं कि आप चला जाऊंगा, तो मैंने आपका प्रयोग अपने लिए किया, तो वो निजवाचक कहलाएगा। तो जब आपका प्रयोग सेकंड पर्सन के लिए है, पुरुषवाचक। जब आपका प्रयोग कहने वाला, बोलने वाला, लिखने वाला अपने लिए कर रहा है, तो वो निजवाचक। जब आपका प्रयोग स्वयं, स्वतः, खुद की सेंस में हो, तो वो निजवाचक। जब आपके स्थान पर स्वयं, स्वतः, खुद, अपने आप आ जाए, तो वो निजवाचक। जरूरी नहीं है वो आपका ही प्रयोग करे, आपके स्थान पर स्वयं, स्वतः, खुद, अपने आप का भी प्रयोग करेगा। जब यह का प्रयोग थर्ड पर्सन के लिए हो तो वो पुरुषवाचक, अन्य पुरुष। यह का प्रयोग किसी वस्तु की निश्चितता को बताने के लिए हो, यह गाय है, निश्चयवाचक। जब यह का प्रयोग है, ठीक है, यह खेल रहा है, तो वो क्या है, थर्ड पर्सन है। इसके बाद में वह का प्रयोग जब थर्ड पर्सन के लिए हो, पुरुषवाचक। वह का प्रयोग किसी वस्तु की दूरी बताने के लिए हो तो वो कहलाता है निश्चयवाचक। कोई का प्रयोग अनिश्चयवाचक। दरवाजे पर कोई खड़ा है, अनिश्चयवाचक। सड़क पर कई बच्चे बातें कर रहे हैं, अनिश्चयवाचक। दाल में कुछ काला है, अनिश्चयवाचक। आप खाने में क्या लोगे, प्रश्नवाचक। ठीक है, देखो तो कौन आया है, तो ये है सजीव के लिए, तो प्रश्नवाचक। जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा, ये जो परिश्रम करेगा सो सफल होगा। जो जागेगा सो नौकरी पाएगा, और जो सोएगा सो नौकरी खोएगा। तो यहाँ जो और सो का संबंध जब आपस में होगा तो उस कंडीशन में वो संबंधवाचक होगा। आज के लिए इतना ही। सभी दोस्तों को नमस्कार।